पिछले कुछ दिनों से प्राइवेट स्कूल के ऊपर काफ़ी सारे एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल चोर हैं, प्राइवेट स्कूल लूटते हैं और इस तरीके की बहुत ही डिग्रेडिंग लैंग्वेज जो है जो वो प्राइवेट स्कूल्स के लिए यूज़ की जा रही है। तो आज इस वीडियो के थ्रू जो एलिगेशंस लगाए जाते हैं प्राइवेट स्कूल्स के ऊपर उनमें कितनी सच्चाई है, इसके बारे में ज़रा हम कुछ डिस्कशन कर लें और मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स लेके आऊँगा कि क्या वाकई में प्राइवेट स्कूल्स गलत हैं और अगर गलत हैं तो किस हद तक गलत हैं। दूसरी बात, कोई भी सिस्टम पूरी तरह से सही नहीं होता है। अगर उस सिस्टम में कुछ गलतियां हैं, कुछ कमियां हैं, तो उन कमियों को सुधारने पे के लिए काम करना चाहिए है, बजाय इसके कि पूरे के पूरे सिस्टम को ही क्रश करने के ऊपर। तो पहले हम जरा ये देख लें कि प्राइवेट स्कूल्स के ऊपर क्या एलिगेशंस लगते हैं। सबसे पहले प्राइवेट स्कूल्स के ऊपर एलिगेशन लगाया जा रहा है कि प्राइवेट स्कूल जो हैं वो फीस लेते हैं बिना किसी गवर्नमेंट के अप्रूवल के, कि गवर्नमेंट ने कोई भी फीस अप्रूव की नहीं है और उसके बिना ही ये फीस ले रहे हैं। दूसरा, कि सभी प्राइवेट स्कूल्स को 9% इंटरेस्ट के साथ फीस जो है वो वापस करनी है। तीसरा, ट्रांसपोर्ट फीस में प्राइवेट स्कूल्स करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। फोर्थ, कि यूनिफॉर्म की दुकानों के साथ प्राइवेट स्कूल्स का कोई नेक्सस चल रहा है। पांचवा, कि जब भी कोई नेचुरल क्लेमिटी आती है, कोई ऐसी आपदा आती है जैसे कोविड-19 अभी चल रहा है पूरी दुनिया में, तो प्राइवेट स्कूल अपनी फीस जो है वो माफ़ कर दें। सारी फीस जो है बच्चों की 3-3 महीने की फीस जो है उसको माफ़ कर दिया जाए। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे और किताबों के ऊपर भी हम बात करेंगे कि किताबों का मसला एक्चुअल में है क्या। तो सबसे पहले फीस के ऊपर बात करते हैं कि प्राइवेट स्कूल जो फीस लेते हैं, फीस ये बिना किसी अप्रूवल के फीस लेते हैं। सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। देखिए, किसी भी स्टेट के अंदर गवर्नमेंट ने कुछ एजेंसीज बनाई हैं जो एजेंसीज ऑथराइज्ड हैं प्राइवेट स्कूल्स की फीस को अप्रूव करने के लिए। तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भी ऐसी एक कमेटी बनी। उस कमेटी का नाम है कमेटी फॉर फिक्सेशन ऑफ फी स्ट्रक्चर, कमेटी फॉर फिक्सेशन ऑफ फी स्ट्रक्चर ऑफ प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो इस कमेटी को किसने बनाया? इस कमेटी को बनाया गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने। जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने इसको बनाया है। और किसकी डायरेक्शन में बनाया है? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के ऊपर बनाया है। कहने का मतलब, जो फीस ये कमेटी अप्रूव करेगी उसके ऊपर किसी को शक नहीं होना चाहिए। वो फीस जो है सबसे ज्यादा ऑथेंटिक फीस होगी और अगर कोई स्कूल उसके अलावा कोई फीस लेता है तो वो गलत करता है। तो कमेटी ने कुछ ना कुछ फीस अप्रूव की है, ठीक है। और ये जो कमेटी है, इसके हेड कौन थे? इसके हेड थे रिटायर्ड हाईकोर्ट के जज, ठीक है। उन्होंने प्राइवेट स्कूल्स को कहा कि आप अपना फाइनेंशियल रिकॉर्ड जो है वो कमेटी को जमा करवाएं। काफ़ी सारे स्कूल्स ने, जम्मू के भी और कश्मीर के भी स्कूल्स ने अपने अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स जो हैं वो कमेटी को जमा करवाए। कमेटी ने पेरेंट्स की एसोसिएशंस के साथ भी मीटिंग की। कमेटी ने, फी फिक्सेशन कमेटी ने जो प्राइवेट स्कूल्स की एसोसिएशंस हैं उनके साथ भी मीटिंग की। स्कूल्स के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स देखे, ठीक है। डिटेल में उसकी अंडरस्टैंडिंग ली कि इनके खर्चे क्या हैं और ये कहाँ कहाँ से इनके सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से आते हैं, उस इनकम का होता क्या है। और वो जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं वो सेम फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स इनकम टैक्स में भी जाते हैं स्कूल्स के। वो फाइनेंशियल रिकॉर्ड सीए सर्टिफाई भी करते हैं, ठीक है। और उसको स्क्रूटनाइज किया है फी फिक्सेशन कमेटी ने भी। और उसके बाद उन्होंने एक ऑर्डर निकाला, फी फिक्सेशन कमेटी ने ये ऑर्डर निकाला, ऑर्डर नंबर 1 ऑफ एफएफसी डेटेड 28 जनवरी 2019। क्लियर? ये ऑर्डर फी फिक्सेशन कमेटी ने निकाला और इस ऑर्डर में स्कूल्स को ये बताया गया, ये डायरेक्शन दी गई कि आप कौन कौन सी फीस ले सकते हैं और कितनी फीस ले सकते हैं। इसकी डायरेक्शन भी पास हुई। तो मैं आपको उन पॉइंट्स को दिखाता हूं। ये देखिए, ये देखो, इस कमेटी ने कहा कि स्कूल्स नंबर 1 क्या ले सकते हैं? ट्यूशन फीस ले सकते हैं। नंबर 2 क्या ले सकते हैं? एनुअल चार्जेस ले सकते हैं। तो जो लोग बिना वजह से, बिना पढ़े हुए, जिनको कोई समझ नहीं है,
ऐसे ही उछलते जा रहे हैं कि भाई ये एनुअल फीस किस बात की, एनुअल फीस किस बात की, एनुअल फीस इस बात की कि जिस एजेंसी को गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है, जो एजेंसी जो एक कमेटी बनी है अपना सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस के ऊपर, उस कमेटी ने पूरा सर्वे करने के बाद स्कूल्स किस हद तक अपने आप को सस्टेन कर सकते हैं, क्या ऐसे खर्चे हैं जिनको स्कूल्स को पूरा करना जरूरी है और इन खर्चों के बगैर या इन इनकम्स के बगैर स्कूल जो है वो नहीं चलाए जा सकते हैं। उस कमेटी ने अपने ऑर्डर में लिख के दिया है कि स्कूल ट्यूशन फीस भी ले सकते हैं और एनुअल फीस भी ले सकते हैं। तो कृपया इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लें जरा। उसके बाद स्कूल ट्रांसपोर्ट फीस ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ उन बच्चों से ले सकते हैं जो बच्चे ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। और उसके अलावा वॉलंटरी स्पेशल पर्पस फी स्कूल ले सकते हैं, जैसे कोई पिकनिक के लिए लेके जाते हैं बच्चों को, ठीक है, या कोई एजुकेशनल टूर के ऊपर बच्चे जाते हैं। तो इस तरीके के जो इवेंट्स हैं जिसमें जो बच्चा पार्टिसिपेट करेगा वो पेमेंट करेगा, जो पार्टिसिपेट नहीं करेगा वो पेमेंट नहीं करेगा। तो मोटे मोटे तौर पे ये कहा गया। उसके अलावा ये तो होगा कि कौन कौन सी कैटेगरी में फीस ले सकते हैं। अब कितनी फीस ले सकते हैं ये भी इस कमेटी ने अपने इस ऑर्डर के अंदर बताया है। तो ये देखिए, यहां पे मैं एक बार पहले आपको ऑर्डर पढ़ के बता देता हूं। ये देखिए, द प्राइवेट स्कूल्स मे रेज देयर फी स्ट्रक्चर एनुअली बाय नॉट मोर देन 6% ऑन द फी स्ट्रक्चर एग्जिस्टिंग ऑन 1 अगस्त 2018। 1 अगस्त 2018 में जो प्राइवेट स्कूल्स की फीस थी उसके ऊपर कितना बढ़ा सकते हैं, 6%। अब इस ऑर्डर को जरा डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं। तो बेसिकली इस कमेटी ने प्राइवेट स्कूल्स को दो हिस्सों में बांटा। एक वो स्कूल जिनकी फीस, ट्यूशन फीस और एनुअल चार्जेस 6000 से नीचे है, और दूसरा वो स्कूल्स जिनकी ट्यूशन फी और एनुअल चार्जेस 6000 रुपए और 1000 रुपए से ज्यादा है। ठीक है, तो पहले जो ज्यादा वाले हैं उनकी बात करते हैं। जिन स्कूल्स की फीस, ट्यूशन फीस और एनुअल चार्जेस 6000 रुपए से ज्यादा है और ट्यूशन फीस 1000 रुपए से ज्यादा है, ये स्कूल जो हैं अपनी ट्यूशन फीस और एनुअल चार्जेस कितनी बढ़ा सकते हैं, सालाना 6% बढ़ा सकते हैं, 6% बढ़ा सकते हैं। क्लियर है? अगर ये अपनी ट्यूशन फी और एनुअल चार्जेस सिर्फ 6% ही बढ़ाते हैं तो इनको कोई स्पेशल अलग से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है कमेटी से। वो ऑर्डर नंबर 1 जो मैं अभी आपके सामने पढ़ रहा हूं, इसी ऑर्डर को वो मान रहे हैं। ठीक है, अब अगर कोई स्कूल चाहता है कि वो अपनी ट्यूशन फीस या फिर एनुअल चार्जेस 6% से ज्यादा बढ़ाए और उसकी ट्यूशन फीस 1000 से ज्यादा है और एनुअल चार्जेस भी 6000 से ज्यादा हैं, तो उसको फी फिक्सेशन कमेटी के पास जाना होगा, अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स लेके जाना होगा, ये बताना होगा, जस्टिफाई करना होगा कि उसका 6% से ज्यादा फीस बढ़ाना क्यों जस्टिफाइड है। ठीक है, और अगर वो नहीं जस्टिफाई कर पाएगा फी फिक्सेशन कमेटी उसको अप्रूवल नहीं देगी। क्लियर? लेकिन अगर वही स्कूल अपनी फीस 1000 पे अपनी फीस जो है वो 6% से ज्यादा नहीं बढ़ाता है, 6% तक ही बढ़ाता है, तो उसको कोई भी अलग से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। ये उन स्कूलों के लिए मैं कह रहा हूं जिनकी ट्यूशन फीस और एनुअल चार्जेस 1000 और 6000 रुपए से ज्यादा हैं। ठीक है, अब जिन स्कूल्स की फीस 1000 रुपए या फिर 6000 रुपए से कम है उनके ऊपर ये 6% वाली रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये देखिए बड़ा क्लियरली यहां पे लिखा है। ठीक है, कि इन स्कूल्स के ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ, हर एक स्कूल को हर साल अपना फी स्ट्रक्चर जो है वो डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन और फी फिक्सेशन कमेटी के पास सबमिट करना होगा। ठीक है, हर एक स्कूल को। तो यहां पे ये तो बड़ा क्लियर ऑर्डर है, इसके मुताबिक आप जो एनुअल फीस है वो भी ले सकते हैं, आप ट्यूशन फीस वो भी ले सकते हैं, ट्रांसपोर्ट अगर बच्चा यूज करता है तो ट्रांसपोर्ट फीस ले सकते हैं, और स्पेशल पर्पस फी आप तब ले सकते हैं जब बच्चा वो फैसिलिटी अवेल करेगा। और फीस आप 6% से ज्यादा अगर आपको बढ़ानी है, अगर आपकी ट्यूशन फीस और एनुअल चार्जेस जो है 1000 और 6000 रुपए से ज्यादा है, तो उस केस में आप 6% तक ही अपनी फीस बढ़ा सकते हैं। अगर उससे ज्यादा बढ़ानी है तो अप्रूवल लेना होगा। लेकिन अगर आपकी ट्यूशन फीस और एनुअल चार्जेस 1000 रुपए और 6000 रुपए से कम है तो उस केस में आपको कोई अलग से अप्रूवल नहीं लेना है और आपके ऊपर 6% वाली बार भी नहीं है। आप
अब्रप्टली नहीं बढ़ा सकते हैं। जैसे मान लें आपकी फीस है 500 रुपये, आप एकदम से 1000 रुपये नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप 50 रुपये 60 रुपये इतनी अपनी फीस जो है, जो जेन्युइन फीस आपकी बनती है 7-8% 9% तक, इतनी आप फीस जो है उसको बढ़ा सकते हैं अगर आपकी ट्यूशन फी और एनुअल चार्जेस 6000 रुपये से नीचे हैं। तो जो लोग बिना पढ़े हुए इन ऑर्डर्स को पब्लिक में एक क्योस, एक कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, थोड़ा सा उनको भी शर्म करनी चाहिए कि वो कैसे इंस्टीट्यूशंस के बारे में गलत बातें फैलाते हैं अपने छोटे छोटे इंटरेस्ट के को पूरा करने के लिए, अपनी छोटी सी लीडरी को चमकाने के लिए गलत इंफॉर्मेशन जो पेरेंट्स को देते हैं। तो पेरेंट्स भी पढ़े लिखे हैं, खुद पढ़ लें, आपके सामने ऑर्डर है, इस ऑर्डर को जरा पढ़ लें और इसकी खुद इंटरप्रिटेशन निकाल लें कि इसका क्या मतलब है। दूसरी बात कि एक दूसरा पॉइंट था हमारा कि ये जो रिफंड ऑफ फी विद 9% इंटरेस्ट, रिफंड ऑफ फी विद 9% इंटरेस्ट, ठीक है। बेसिकली क्या हुआ, जब ये फी फिक्सेशन कमेटी बनी और इसने कुछ ऑर्डर्स निकाले, तो वो ऑर्डर तो सभी स्कूलों के ऊपर अप्लाई होते थे, चाहे वो स्टेट बोर्ड के स्कूल हैं, चाहे वो सीबीएसई के स्कूल हैं। लेकिन कुछ तकरीबन 8 या 9 सीबीएसई स्कूल, सारे सीबीएसई स्कूल भी नहीं, कुछ सीबीएसई स्कूल जो हैं वो कोर्ट में गए और उन्होंने कोर्ट में जाके कहा कि ये जो फी फिक्सेशन कमेटी है, ये इसके ऑर्डर हमारे ऊपर लागू नहीं होते हैं। तो वो कोर्ट का, ये आप इंटरनेट से निकाल सकते हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर अभी आ रहा है, ये सारी उसमें उसकी डिटेल्स हैं, रिट पिटिशन की, क्या क्या कोर्ट के क्या ऑर्डर थे उसमें, ठीक है। और उसमें मैं सीधा पॉइंट के ऊपर आता हूं, ये पॉइंट नंबर 7 देखिए, उसमें इन स्कूलों ने 2 दलीलें दी थी कोर्ट के अंदर। पहला, इन्होंने ये कहा कि चूंकि हम सीबीएसई से एफिलेटेड स्कूल हैं और इसलिए हम जे&के की जो फी फिक्सेशन कमेटी है उसके अंडर हम नहीं आते हैं, ये इन्होंने पहला पॉइंट कहा था। और दूसरा पॉइंट इन्होंने ये कहा कि जो फी फिक्सेशन कमेटी है इसकी अपनी एग्जिस्टेंस के ऊपर ही क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि ये स्कूल्स की फीस फिक्स नहीं कर सकती है, ये सिर्फ टेक्निकल और प्रोफेशनल कॉलेजेस की फीस ही फिक्स कर सकती है। कोर्ट ने इस दलील, इन दोनों दलीलों को कोर्ट ने खारिज किया। कोर्ट ने कहा, कोर्ट का वर्डिक्ट में आपको देखिए ये लास्ट में है, कोर्ट ने क्या कहा, ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि द पिटिशनर्स आर फाउंड टू बी विदाउट एनी मेरिट, सॉरी, द पिटिशंस आर फाउंड टू बी विदाउट एनी मेरिट। जो पिटिशंस फाइल हुई उनमें कोई लॉजिक नहीं है, वो विदाउट मेरिट हैं, ठीक है। द पिटिशनर्स शैल रिफंड, अब कोई इनको प्लीज इसका मतलब समझा दे, मुझे पता नहीं है ये कितने एजुकेटेड हैं लोग, कितने नहीं हैं, इनको कोई बता दे पिटिशनर्स का क्या मतलब होता है। पिटिशनर्स का मतलब है जो लोग कोर्ट में जाके गुहार लगाए, तो कोर्ट ने उनको कहा, सभी स्कूलों को नहीं कहा, सिर्फ उन 8 या 9 स्कूलों को कहा जिन्होंने फी फिक्सेशन को के ऑर्डर को मानने से मना किया। जो स्कूल ऑलरेडी फी फिक्सेशन कमेटी के ऑर्डर को मान रहे हैं उनको कोर्ट क्यों कहेगी। कोर्ट ने सिर्फ उन स्कूल्स के लिए कहा जो जिन्होंने ये पिटीशन दायर किया था, कि जो पिटिशनर्स हैं उन्होंने जो दलीलें दी हैं वो दलीलें गलत हैं, वो नहीं मान्य, उनकी मान्यता नहीं है, इसलिए वो अपनी फीस जो है वो अप्रूव करवाएं फी फिक्सेशन कमेटी से। और अगर उन्होंने कोई फीस ली है बढ़ा के, तो जो बढ़ी हुई फीस है वो 9% इंटरेस्ट के साथ पेरेंट्स को वापस करें। क्लियर। लेकिन ये ऑर्डर सभी स्कूल्स के लिए नहीं है, ये ऑर्डर सिर्फ पिटिशनर स्कूल्स के लिए है। जो स्कूल्स ऑलरेडी फी फिक्सेशन कमेटी के ऑर्डर नंबर 1 के तहत फीस ले रहे हैं उनके ऊपर ये ऑर्डर है ही नहीं है। तो ये गलत ही एक अफवाह बार बार फैला देते हैं कि भाई ये ऑर्डर सभी के ऊपर है, सभी के ऊपर है। डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन ने भी इसके ऊपर बिल्कुल क्लैरिटी से मीडिया में आके भी और अपने ऑर्डर के तहत भी क्लैरिटी दी है कि ये ऑर्डर की इंटरप्रिटेशन क्या है। लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग जो हैं बिल्कुल ऐसे गलत कंफ्यूजन जो है उसको क्रिएट करते हैं। तो पेरेंट्स जरा खुद इस चीज को देखें कि ये ऑर्डर किसके ऊपर अप्लाई होता है और किसके ऊपर अप्लाई नहीं होता है। इसके बाद तीसरी चीज जो ये लोग फैलाते हैं कि प्राइवेट स्कूल्स जो हैं, ये प्राइवेट स्कूल्स ट्रांसपोर्ट के नाम पे करोड़ों रुपए जो हैं वो कमा रहे हैं। तो चलो ये भी चेक कर लेते हैं कि कितने ही करोड़ों रुपए कमा रहे हैं ट्रांसपोर्ट के थ्रू प्राइवेट स्कूल्स, ठीक है। तो आप जम्मू के अंदर किसी भी डीलर के पास जाएं, ठीक है। पहली बात, जम्मू में 30 सीटर गाड़ी जो है वो अलाउड है। आरटीओ ने 30 सीटर गाड़ी को ही अभी लेटेस्ट जो नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से पास किया है, ठीक है। तो मार्केट के अंदर 7 सीटर से लेके 30 सीटर तक की गाड़ी जो है वो अवेलेबल है। जितनी
नंबर ऑफ सीट्स गाड़ी में कम होंगी, पर स्टूडेंट का खर्चा उतना ज्यादा होगा। जितनी नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा होंगी, पर स्टूडेंट का जो कॉस्ट है उतना कम होगा। मैं आर्गुमेंट के लिए पेरेंट्स की तरफ से, आर्गुमेंटेशन के लिए स्कूल्स की तरफ से नहीं, पेरेंट्स की तरफ से ज्यादा सीटों वाली गाड़ी की कैलकुलेशन करके देता हूं। कम सीट्स की कैलकुलेशन नहीं, ज्यादा सीट्स की, ताकि पर स्टूडेंट की कॉस्ट जो है वो कम आए। तो एक स्कूल जो 30 सीटर गाड़ी लेता है, उसकी गाड़ी की ऑन रोड प्राइस तकरीबन 18 से 20 लाख जाके बैठती है, 18 से 20 लाख, ठीक है। और 2000 रुपए पर मंथ पर लाख रुपीस के ऊपर उसकी इंस्टॉलमेंट आती है, तो 20 लाख के ऊपर हो गया 40,000 रुपए गाड़ी की किस्त जाती है बैंक को हर महीने, ठीक है। इसके बाद ड्राइवर की भी कुछ तनख्वाह है, तकरीबन 7-8 हजार से लेके, मैं कम से कम ले रहा हूं, 7-8 हजार से लेके 12,000 तक के बीच में ड्राइवर की सैलरी जो वेरी करती है। इसी तरीके से कंडक्टर की सैलरी 4,000 रुपए से लेके 8,000 के बीच बीच में वेरी करती है, ठीक है। जो इंश्योरेंस की कॉस्ट है पर मंथ, अगर हम उसको कैलकुलेट करें 12 महीने के हिसाब से, इंश्योरेंस किसी 70-80 हजार ऐसे इंश्योरेंस आती है। आप ज्यादा नहीं, चलो मान लें 5,000 ही, 5,000 ही पर मंथ की इंश्योरेंस मान के चल लो, ठीक है। और इसी तरीके से मेंटेनेंस कॉस्ट 5,000 रुपए, जैसे जैसे गाड़ी पुरानी होती जाएगी मेंटेनेंस कॉस्ट उसकी बढ़ती जाएगी, लेकिन मैं बेयर मिनिमम 5,000 रुपए, क्योंकि जब गाड़ी एक बारी किसी की खुलती है, वर्कशॉप में जाती है, तो उसका 50-60 हजार रुपए तक का उसका खर्चा आता है। तो मैं मंथली के ऊपर ही मान के चल देते हैं कि चलो 5,000 रुपए। और इसके अलावा डीजल 10,000 रुपए से लेके तो 15 या 20,000 रुपए तक का, चलो 15 ही मान लो, 15,000 रुपए तक का डीजल जो है ये पर मंथ लगता है, ठीक है। एक गाड़ी का पर मंथ का जो खर्चा है वो 80,000 रुपए बैठता है, 80,000 रुपए, ठीक है, 30 सीटर गाड़ी का। मैं कहता हूं पेरेंट्स, अभी मुझे पता है आप लोगों में से ये जो अभी सोशल मीडिया पे अभी स्कूल्स को बदनाम करने के लिए लगे हुए हैं, ये बोलेंगे गाड़ियों में बच्चे भरे होते हैं, गाड़ियों में भरे होते हैं, चलो ठीक है, 30 की बजाय 40 बच्चे बिठाए होते हैं, तो भी एक बच्चे का खर्चा खर्चा 2,000 रुपए स्कूल को पड़ता है। एक बच्चे का खर्चा 2,000 रुपए स्कूल को पड़ता है, ठीक है। अब दो किस्म के स्कूल हैं, एक J&K बोर्ड के से एफिलेटेड स्कूल हैं और एक CBSE से एफिलेटेड स्कूल हैं। अगर आप अपना सर्वे करोगे तो आपको पता चलेगा कि CBSE के जो स्कूल हैं वो 1200 से लेकर 2,500 के बीच में किराया जो है वो गाड़ियों का लेते हैं, और जो स्टेट बोर्ड के स्कूल है 400 से लेकर 800-900 रुपए तक का जो किराया वो लेते हैं। तो अगर मान लो CBSE स्कूल है 2,500 या 2,000 भी किराया ले रहा है, तो वो बड़ी मुश्किल से अपना खर्चा निकाल रहा है गाड़ी का, क्योंकि 2,000 रुपए उसका एक्सपेंडिचर है। और जो स्टेट बोर्ड से एफिलिएटेड स्कूल हैं, ये तो अपनी न्यू गाड़ी, फ्रेश गाड़ी ले ही नहीं सकते हैं, और इसलिए मजबूरी में इनको सेकेंड हैंड गाड़ी जो है उसका अरेंजमेंट करना पड़ता है, क्योंकि फीस ही नहीं है। 400 से लेके 800 रुपए खर्च वो उसकी कलेक्शन है, और 2,000 रुपए अगर नई गाड़ी लेनी तो उसका खर्चा है। तो मुझे समझ में नहीं आ रही है कि ये करोड़ों रुपए कहां से कमा रहे हैं, और अगर इतना ज्यादा करोड़ों रुपए कमा रहे हैं तो मैं इनवाइट करता हूं, आप आए, अपनी गाड़ी स्कूल के साथ अटैच करें और करोड़ों रुपए कमा लो। ये तो स्कूल ही जानता है कि ट्रांसपोर्ट कैसे चल रहा है, किसी भी स्कूल का ट्रांसपोर्ट मुनाफा नहीं कमा रहा, ठीक है। या तो वो बिल्कुल मार्जिन के ऊपर चल रहा है या फिर वो लॉस के ऊपर चल रहा है। गाड़ी अगर अटैच करानी हो, मैंने खुद पर्सनली कितनी दफा न्यूज़पेपर में ऐड दी कि जिसके पास गाड़ी है कृपया करके स्कूल के साथ अटैच कर लो, आता ही कोई नहीं, क्योंकि ट्रांसपोर्टर को पता बचता ही कुछ नहीं इसके अंदर, ठीक है। तो सिर्फ ऐसे हवा में बातें कर देना, इससे मसले हल नहीं होते हैं, थोड़ा सा दिमाग भी लगाना चाहिए है। अननेसेसरी एक सिचुएशन क्रिएट करना, दिस इज वेरी रॉन्ग। यूनिफॉर्म की जहां तक बात है, यूनिफॉर्म की जहां तक बात है, देखो मैं प्रॉब्लम बताऊंगा पहले और फिर सॉल्यूशन भी बताऊंगा, खाली प्रॉब्लम नहीं बताऊंगा, सॉल्यूशन भी बताता हूं। यूनिफॉर्म की जहां तक बात है, एक एवरेज स्कूल में स्टेट बोर्ड के स्कूल की बात कर रहा हूं, जिनकी स्ट्रेंथ आमतौर पे 500, 600, 700, 300, 200, मतलब 300 से लेके 600 के बीच में वेरी करती है। हम अंदाजे के लिए 500 की स्ट्रेंथ को पकड़ लेते हैं, ठीक है। अब
500 की स्ट्रेंथ वाला स्कूल है, ठीक है, तो उसमें न्यू एडमिशन कब होगी? या तो नर्सरी क्लास में होगी अगर वो नर्सरी से लेके ऑनवर्ड्स होगा, या फिर फर्स्ट क्लास में होगी, ठीक है। तो न्यू एडमिशन में कितने बच्चे होंगे उसके पास? अगर उसकी 500 की स्ट्रेंथ है तो उसके पास होंगे 25 से 30 बच्चे, ठीक है। तो 25 या 30 स्टूडेंट्स वो हो गए जो न्यू यूनिफॉर्म लेने वाले हैं, एक। दूसरा, जो बच्चे बड़े हो गए, किसी की यूनिफॉर्म पुरानी खराब हो गई, तो वो, तो मान लो अगर एक स्कूल में 500 बच्चे हैं तो 25 नए हो गए और 75 से लेकर 100 तक बच्चे जो हैं वो नहीं, तो मान लो 100 या 150 के आसपास स्टूडेंट्स जो हैं जो एक साल के अंदर, पूरे साल के अंदर 100 से 150 यूनिफॉर्म जो है वो खरीदते हैं, ठीक है। और उस स्कूल के आसपास मान लो 3 या 4 दुकानदार हैं, वो कोई भी मार्केट है, क्योंकि जितने भी स्टेट बोर्ड के स्कूल हैं वो छोटे छोटे एरियाज में खुले हुए हैं, गलियों में हैं, या जो छोटे गांव हैं, दूर दराज के इलाके हैं, तो वहां पे भी 1 से 1.5 किलोमीटर की रेंज में छोटी मोटी कोई ना कोई मार्केट होती है, ठीक है। मान लो उस मार्केट के अंदर 2 या 3 व्यापारी हैं जो यूनिफॉर्म को बेचते हैं। क्या ये मुमकिन है कि वो सारे के सारे दुकानदार जो हैं वो सारे स्कूलों की यूनिफॉर्म रखें? कैसे रखेंगे? क्योंकि यूनिफॉर्म की जो क्वांटिटी है वो बहुत ही ज्यादा कम है, और एक नर्सरी क्लास के बच्चे का साइज भी उसको रखना है, 12वीं क्लास के बच्चे का साइज भी उसको रखना है, तो इतनी ज्यादा उसका स्टॉक हो जाता है, वो रख ही नहीं सकते। तो वो तभी मुमकिन होता है जब एक दुकानदार जो है वो उस एरिया की पूरी डिमांड को जो है वो पूरा करे, ठीक है। अब पेरेंट्स को अगर इसमें शक है या किसी को इसमें कोई ऐसा डाउट है कि कोई इसमें नेक्सस चल रहा है, ये नेक्सस की बात नहीं है, ये जरूरत की बात है, ये बड़ा एक कॉमन सेंस है कि जहां से चीज मिलेगी लोग वहीं से लेंगे। अगर एक दुकानदार ने सारा सामान रखा है तो उसी से लोग लेंगे। मिठाई की बात आती है तो सारी दुनिया पहलवान के पास ही जाती है, क्योंकि सबको पता है वहां से मिल जाती है अच्छी अच्छी मिठाई, ठीक है। लेकिन इसका सोल्यूशन है, अगर ये परसेप्शन ही खत्म करनी है तो इसका सोल्यूशन है। सोल्यूशन ये है, आप चाहे गवर्नमेंट स्कूल है, चाहे स्टेट बोर्ड का स्कूल है, चाहे सीबीएसई का स्कूल है, पूरी पूरी यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर एक यूनिफॉर्म कर दो, सिंगल यूनिफॉर्म कर दो, एक ही कलर की यूनिफॉर्म कर दो सब जगह के ऊपर, ऑर्डर निकाल दो। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बताऊं कि प्राइवेट स्कूल्स की जो एसोसिएशन हैं उन्होंने लिख के दिया हुआ है, उन्होंने राइटिंग में दिया हुआ है कि अगर आप पूरी स्टेट में एक यूनिफॉर्म कर देते हो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, नेक्सस खत्म। अगर आप कहते हैं कि नेक्सस है तो नेक्सस खत्म तो 1 मिनट में हो गया। तो देखना यह है कि ये सिर्फ इल्जाम लगाने हैं या सॉल्यूशंस के ऊपर भी कोई बात करनी है। मैं आपको पूरी जिम्मेवारी से ये बात कह रहा हूं कि यूनिफॉर्म या किसी भी चीज के अंदर कोई ऐसी बात नहीं है स्कूल्स को लेके, लेकिन सिर्फ ये एक बदनाम करने की साजिश चल रही है और कोई मसला नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं हम कोविड-19 फी वेवर का जो पॉइंट था हमारा, कि कोई भी नेचुरल क्लैमिटी जब आती है तो ये क्या हो जाता है कि भाई फी वेवर करें, फी वेवर करें। देखें, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, स्कूल जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं ये कोई दुकानदारी वाला सिस्टम नहीं है। मान लीजिए, और ध्यान से जरा पेशेंटली सुनना मेरी बात को, मान लो आपने कोई मोबाइल फोन खरीदना है, टीवी, फ्रिज, कोई भी घर का सामान खरीदना है, आप दुकानदार के पास जाते हैं, आपको जहां से सस्ता रेट मिलता है आप वहां से कंफर्म करके वो चीज खरीद लेते हैं। आप जब आपने एक सर्वे कर लिया, ये जरूरी नहीं है आप एक ही दुकान से सामान खरीदें, आप अलग अलग दुकानों से सामान जो है वो खरीदते हैं, जहां से आपको अच्छा लगे आप वहां से सामान खरीदते हैं, ठीक है। जब आप सामान खरीदते हैं आप पैसे देते हैं और वो सामान खरीद लेते हैं। एक आपकी जो डील है, आपकी जो डील है वो उसी समय मुकम्मल हो जाती है जब आपने पैसे दिए और सामान लिया, डील आपकी मुकम्मल हो गई, खत्म हो गई वहीं पे डील। दुकानदार ने आपको सामान दिया और पैसे ले लिए। स्कूल ऐसे नहीं होते हैं। स्कूल के अंदर जो सर्विस आपको दी जाती है वो 1 मिनट की सर्विस नहीं है। 1 मिनट ऐसा नहीं है कि बच्चे के दिमाग में ये ज्ञान है, ये डाल दिया, ये ज्ञान डाल दिया आपके दिमाग में, अब आप इसके पैसे दो चले जाओ। स्कूल जब बच्चों को तैयार करता है तो वो टाइम स्पैन के हिसाब से तैयार होता है, एक एक साल एक एक लेवल को लगता है, ठीक है।
और स्कूल के जो बच्चे हैं वो स्कूल के मेंबर होते हैं, उस स्कूल के मेंबर होते हैं, ठीक है। और जहां पे मेंबर्स होते हैं उनकी वो सारी फैसिलिटीज मेंटेन करने के लिए एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन अमाउंट, सब्सक्रिप्शन अमाउंट, ठीक है। मैं एक दो एग्जांपल देता हूं, शायद जिन लोगों को, जो ये एलिगेशन लगाने वाले लोग हैं, इनको इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा ये वाला पॉइंट, तो थोड़ा सा डिटेल में समझाना पड़ेगा। क्या करूं, टीचर हूं, एक्सप्लेन करना जो है उसकी आदत है। सब्सक्रिप्शन अमाउंट, जैसे आपने अपने घर में टाटा स्काई लगाया, आपने 1 महीने की पेमेंट दी या आपने 1 साल का सब्सक्रिप्शन लिया। अब ये जरूरी नहीं है कि आप सुबह से लेके, आपने 24 घंटे के लिए सब्सक्रिप्शन दिया था, लेकिन क्या आप टीवी अपना 24 घंटे देखते हैं? आप टीवी देखते हैं आधा घंटा, 1 घंटा, जितना भी आपको समय मिलता है। कोई कोई दिन ऐसा होता है जब नहीं भी देख पाते हैं, कभी आप घूमने के लिए गए और पीछे से आपका वो चलता रहता है, तो सब्सक्रिप्शन, ठीक है। मोबाइल फोन, टेलीफोन का बिल, आप जब मोबाइल फोन कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो कंपनी कहती है मंथली बिल कितना दोगे, तो आप एक प्लान चूज करते हो जी 299 का, 300 रुपीज का प्लान, ठीक है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आपने 300 रुपए का जब प्लान खरीदा तो आपने सारी की 300 रुपए की जो हिसाब से जितनी कॉल्स हैं वो सारी करी। हो सकता है आपने वो फोन यूज ना किया हो, लेकिन आपने मंथली सब्सक्रिप्शन दिया। उसके ऊपर अगर आप कुछ इस्तेमाल करते हैं तो आप देते हैं यूजेज चार्जेस, यूजेज चार्जेस, ठीक है। तो दो चीजें होती हैं, एक होता है सब्सक्रिप्शन अमाउंट और एक होता है यूजेज चार्जेस। सब्सक्रिप्शन अमाउंट वो अमाउंट होता है जो बेयर मिनिमम कॉस्ट होती है कि अगर आपको फैसिलिटीज कॉन्टिन्यूटी में चाहिए हैं, चाहे आप उनका इस्तेमाल करें चाहे नहीं करें, लेकिन अगर आपको वो फैसिलिटीज कॉन्टिन्यूटी में चाहिए हैं तो आपको ये सब्सक्रिप्शन अमाउंट हर महीने देना होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी का बिल, टेलीफोन का बिल, ये सारे एग्जांपल्स हैं कि सब्सक्रिप्शन अमाउंट क्या होता है, और उसमें यूजेज चार्जेस भी होते हैं। स्कूल्स के केस में कोई यूजेज चार्जेस नहीं होते हैं, यूजेज चार्जेस आर जीरो। स्कूल सिर्फ लेता है एक सब्सक्रिप्शन अमाउंट आपसे, ठीक है, ताकि जो फैसिलिटीज उसने क्रिएट की हैं वो अनइंटरप्टेड आपके बच्चे को मिलती रहें। स्कूल पर डे के हिसाब से आपसे पैसे नहीं लेता है कि आज मैं आया था स्कूल तो ये लो 30 रुपए, आज मैं नहीं गया तो आज नहीं दूंगा। स्कूल इस हिसाब से नहीं चलते हैं। स्कूल सब्सक्रिप्शन अमाउंट के हिसाब से चलते हैं, जो आपको फैसिलिटी देने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं, जरूरतें जो फैसिलिटीज देनी है उसको मेंटेन करके रखने के लिए। अब मान लो कि जो जैसे अभी ये कोविड-19 की प्रॉब्लम है, 3 महीने के लिए मान लो फीस माफ हो जाती है, तो स्कूल तो पे नहीं कर सकता अपने स्टाफ को, तो स्टाफ को निकालना पड़ेगा। 3 महीने के बाद जब आप अपने बच्चे को स्कूल में भेजेंगे, डेस्क तो होंगे, बिल्डिंग तो होगी, स्टाफ नहीं होगा, तो किसके पास भेजेंगे, किसके पास भेजेंगे? इसलिए ये थोड़ा सा क्लैरिटी लेनी चाहिए दिमाग के अंदर कि सब्सक्रिप्शन अमाउंट क्या चीज है। जो मंथली फीस हम ले रहे हैं या जो मंथली फीस स्कूल लेता है वो उन खर्चों को पूरा करने के लिए जो बेयर मिनिमम खर्चे होते हैं एक स्कूल के, जिसमें सबसे बड़ा खर्चा है आपका सैलरी का, रेंट का, इंस्टॉलमेंट्स का, जो बैंक को किस्तें जा रही हैं उनका, इंटरेस्ट का, ठीक है। तो थोड़ा सा ये अपना विजन जो है, ये जो सेल्फ स्टाइल्ड लीडर बने हुए हैं इनको थोड़ा सा अपना दिमाग खोलना चाहिए, क्योंकि इनकी समाज में कोई कंट्रीब्यूशन है नहीं है, इनको पता तो है नहीं है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए है। तो सिर्फ चीखना चिल्लाना है हर समय और मीडिया में आके गालियां निकालनी है और बस इनका काम हो गया। ये मीडिया में आके अपने आप को फेमस करना है, ये इनका पर्पज है, इससे अलावा इनका कोई पर्पज है नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो है बुक्स का। बुक्स का जो टॉपिक है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसमें मैं जरा डिटेल में बात करना चाहता हूं कि बुक्स का एक्चुअल में टॉपिक है क्या, ठीक है। बुक्स का टॉपिक समझने के लिए हमें स्कूल्स कैसे डेवलप हुए, स्कूल्स का सिस्टम क्या है, इसको समझना होगा, क्योंकि किताबें किसी भी स्कूल की रीढ़ की हड्डी हैं। हम बचपन से बच्चों को यह सिखाते आए, हमेशा कहा बुक्स आर योर बेस्ट फ्रेंड, बुक्स आर योर बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। तो ये बुक्स आर योर बेस्ट फ्रेंड, वाई बुक्स आर योर बेस्ट फ्रेंड?
क्यों ये बुक्स का मसला है, इसके ऊपर जरा हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये देखना है कि ये बुक्स हैं ये है क्या, मसला है क्या किताबों को लेके। तो बेसिकली देखिए, सबसे पहले एक समय था जब सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल्स हुआ करते थे, सभी बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते थे, ठीक है, प्राइवेट स्कूल्स ना के बराबर थे, ठीक है। किसी भी गवर्नमेंट की, किसी भी देश की, किसी भी राज्य की गवर्नमेंट का ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक मुद्दा होता है कि वो अपने नागरिकों को एजुकेशन प्रोवाइड करे, ठीक है। और इसी तरीके से हमारे देश की और हमारे राज्य की गवर्नमेंट्स ने भी ये सोचा कि लोगों की भलाई के लिए हमें एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए, बच्चे पढ़ेंगे तो समाज जागरूक होगा, ठीक है। तो अगर किसी चीज की स्पीड बढ़ानी हो, अगर टारगेट अचीव करने की स्पीड बढ़ानी हो, तो प्राइवेट सेक्टर को इनवाइट किया जाता है कि आप भी आएं और आप इस मुहिम में शामिल हो जाएं और आप अपनी इन्वेस्टमेंट करें इस सेक्टर के अंदर, सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो उस फैसिलिटी को अवेल कर सकें। क्लियर? तो इस तरीके से प्राइवेट स्कूल जो हैं वो एग्जिस्टेंस में आए। अब प्राइवेट स्कूल्स जो हैं वो दो किस्म के स्कूल हैं, एक जेके बोस वाले स्कूल हैं जो जे&के बोर्ड से एफिलिएटेड है, और दूसरा प्राइवेट स्कूल्स वो हैं जो सीबीएसई के साथ एफिलिएटेड हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जम्मू में हमारे पास यहाँ पे जो ज्यादातर जो स्कूल आए वो प्राइवेट स्कूल्स आए जो जेके बोर्ड से एफिलिएटेड है। क्लियर? अब ये कौन से लोग थे जिन्होंने प्राइवेट स्कूल्स को स्टार्ट किया? ये या तो रिटायर्ड एजुकेशन डिपार्टमेंट से जो रिटायर हुए थे वो लोग थे, जिनके पास एक्सपीरियंस था एजुकेशन सेक्टर में काम करने का, ठीक है, या फिर यंग लोग थे जिनके पास क्वालिफिकेशन थी, लेकिन जिनके पास गवर्नमेंट जॉब का या तो ऑप्शन नहीं था या उन्होंने ऑप्ट ही नहीं किया, या तो उन्होंने ऑप्ट नहीं किया या फिर उनको मिली नहीं, ठीक है। तो ये प्राइवेट स्कूल्स इस तरीके से स्टार्ट हुए, ठीक है। जब प्राइवेट स्कूल स्टार्ट हुए, प्राइवेट स्कूल्स के रिजल्ट्स आने स्टार्ट हुए, आम लोगों ने, आम जनता ने वो डिफरेंस महसूस किया, क्योंकि प्राइवेट स्कूल का जो ओनर था वो पूरे पैशन के साथ बच्चों को तैयार कर रहा था, ठीक है। तो गवर्नमेंट स्कूल्स की कुछ लिमिटेशंस थी, ठीक है, कुछ लिमिटेशंस थी, और बच्चे जो हैं या जो पेरेंट्स हैं इनकी पहली प्रेफरेंस जो है वो प्राइवेट स्कूल्स बनना स्टार्ट हुए, स्पेशली जूनियर क्लासेस के अंदर, छोटी क्लासेस के अंदर, ठीक है। तो ये प्राइवेट स्कूल्स में स्ट्रेंथ बढ़नी शुरू हुई। प्राइवेट स्कूल्स का आपस में भी एक कंपटीशन था, अभी भी है, कि कौन सा स्कूल है जो बेहतर से बेहतर पढ़ाई करा सकता है, अच्छे से अच्छी पढ़ाई करा सकता है, बेस्ट से बेस्ट पढ़ाई कराएगा, ठीक है। तो प्राइवेट स्कूल्स में जब बच्चे आए तो स्कूल वालों ने बड़ा एफर्ट लगाया और धीरे धीरे जो है ये कंपटीशन जो है ये बढ़ना स्टार्ट हुआ। स्कूल्स ने नई नई चीजें स्टार्ट कर दी, ठीक है, जैसे कंप्यूटर की क्लास स्टार्ट कर दी, जनरल नॉलेज की क्लास स्टार्ट कर दी, क्लियर, डांस की क्लास, म्यूजिक की क्लास, अलग अलग तरीके की जो फैसिलिटीज हैं बच्चों को देनी स्टार्ट कर दी। गवर्नमेंट स्कूल ये चीजों को इतनी जल्दी अडॉप्ट नहीं कर पाए, रीजंस बहुत सारे हैं, इंटेंशंस की बात नहीं है, लिमिटेशंस हैं, वहां पे भी कुछ लिमिटेशंस हैं, ठीक है। हालांकि गवर्नमेंट ने बड़े सारे एफर्ट लगाए, बड़ी सारी स्कीम्स भी चलाई, मिड डे मील चलाया, फ्री यूनिफॉर्म, फ्री किताबें, सारा सभी कुछ देने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी प्राइवेट स्कूल्स ने काफी ज्यादा मेहनत की और धीरे धीरे पेरेंट्स का कॉन्फिडेंस जो है वो प्राइवेट स्कूल्स की तरफ बढ़ा, और प्राइवेट स्कूल्स में बच्चों को एडमिट कराना ये पहली चॉइस बन गया। किसकी पहली चॉइस बन गया? पेरेंट्स की पहली चॉइस बन गया। स्कूल्स ने फोर्स नहीं किया, स्कूल्स ने कन्विंस किया कि हम बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और इसलिए अगर आपको अपने बच्चे का फ्यूचर बनाना है तो आप हमारे पास आ सकते हैं। और पेरेंट्स ने उसके लिए फ्री चीजों को मना किया, और चाहे फीस देनी पड़ी, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में एडमिट किया, ठीक है। इसी तरीके से जब ये सिस्टम बहुत बढ़िया तरीके से डेवलप हुआ, ठीक है, तो कुछ लोगों ने ये सोचा कि उनके पास काफी सारा पैसा है, ठीक है, बहुत सारा पैसा है उनके पास, ठीक है, और उन्होंने नीड को असर्टेन किया,
पेरेंट्स की ज़रूरतों को महसूस किया और उन्होंने वो इन्वेस्टमेंट की और बड़े बड़े स्कूल्स आने शुरू हुए, बड़े बड़े स्कूल्स आने शुरू हुए। जम्मू जैसे शहर में आज की डेट में 50-60 ऐसे स्कूल हैं जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़े लेवल का है। ठीक है, तो ये लोग कौन थे? ये वो लोग थे जो फाइनेंशियली बहुत साउंड थे, जिनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज थे। उन्होंने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई और ये जो प्राइवेट स्कूल्स में जो पेरेंट्स थे उन वो वाले पेरेंट्स जिनकी फाइनेंशियल कैपेसिटी बड़ी जबरदस्त थी, उन्होंने अपने बच्चे जो हैं इन सीबीएसई स्कूल्स में शिफ्ट करने स्टार्ट किए। ठीक है, अब ये जो सेंटर वाली कैटेगरी वाला जो प्राइवेट स्कूल है जो जेके बोर्ड से एफिलेटेड है, इसका कंपटीशन गवर्नमेंट के स्कूल के साथ भी है और सीबीएसई के स्कूल के साथ भी है, क्योंकि इसको बेस्ट से बेस्ट फैसिलिटी देनी है, लेकिन साथ साथ ये भी देखना है कि इसके पास जो पेरेंट्स हैं वो फाइनेंशियली बहुत ज्यादा साउंड नहीं है, तो इसको एक बैलेंस मेंटेन करके रखना है। बेस्ट से बेस्ट फैसिलिटी भी देनी है, स्मार्ट क्लास भी देनी है, वो सारी चीजें देनी है जो एक सीबीएसई स्कूल के अंदर हैं, और किस पैसे में देनी है? कम से कम रिसोर्सेज के अंदर वो फैसिलिटीज जो हैं वो पेरेंट्स को प्रोवाइड करनी है। क्लियर है? अब इसी तरीके से जैसे एनसीईआरटी की बुक्स आई, ठीक है, तो एनसीईआरटी ने क्या एक मान लो एनसीईआरटी ने कोई अपना करिकुलम बनाया, कोई सिलेबस बनाया और उसमें उन्होंने बुक्स के अंदर कुछ कंटेंट डाला। ठीक है, एनसीईआरटी के अंदर कंटेंट डालने का मतलब ये नहीं कि इससे ज्यादा आप नहीं करा सकते। एनसीईआरटी में कंटेंट जो है उसका मतलब है कि कम से कम एक फर्स्ट क्लास के बच्चे को इतना तो आना ही चाहिए, एक सेकंड क्लास के बच्चे को कम से कम इतना तो आना ही चाहिए है, वो कम से कम, क्योंकि एनसीईआरटी ने जो रिसर्च की वो पूरे देश की रिसर्च हुई, उसमें बिल्कुल पिछड़े हुए इलाकों के हिसाब से भी करिकुलम डिजाइन हुआ और बड़ी एडवांस्ड सिटीज के हिसाब से और उनके रिसोर्सेज के हिसाब से भी रिसर्च हुई। उसके बेसिस के ऊपर जो जबरदस्त साइकोलॉजिस्ट थे देश के, उन्होंने अपने इनपुट्स दिए, टॉप क्लास एजुकेशनिस्ट जो थे उन्होंने अपने इनपुट्स दिए और अकॉर्डिंगली वो किताबें बनी, जबरदस्त किताबें बनी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी ने ये नहीं कहा कि इससे ज्यादा ज्ञान देने में खराबी है, गलती हो जाएगी, भाई ज्यादा ज्ञान दे दोगे गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं कहा। ज्यादा ज्ञान देने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम से कम उतना आना चाहिए, ये पॉइंट था। ठीक है, सीबीएसई स्कूल्स ने जब प्राइवेट पब्लिकेशन जब मार्केट में आए, एनसीईआरटी ने अपनी किताबें बनाई, प्राइवेट प्लेयर्स बीच में आए, तो मैंने क्या कहा आपको पहले ही बताया कि प्राइवेट चीजें जब आती हैं तो रिसर्च बढ़ जाती है, इन्वेस्टमेंट होती है, ज्यादा उसमें वैल्यू इनपुट और आउटपुट आता है। तो देश में जो बहुत अलग अलग किस्म के एजुकेशनिस्ट थे वो पब्लिकेशन हाउसेस के साथ जुड़े और उन्होंने एनसीईआरटी के पैटर्न को समझते हुए जिस कॉन्सेप्ट के हिसाब से एनसीईआरटी की किताबें लिखी गई हैं उन कॉन्सेप्ट्स को समझते हुए बुक्स और स्टडी मटेरियल जो हैं वो तैयार किए, बुक्स और स्टडी मटेरियल तैयार किए। ठीक है, और प्राइवेट पब्लिकेशंस में आपस में भी एक कंपटीशन जो है वो बढ़ना शुरू हो गया और प्राइवेट पब्लिकेशन जो है उन्होंने स्कूल्स को अप्रोच किया, स्कूल वालों ने उन किताबों को पढ़ा, उनको लगा कि ये किताबें जो हैं वो बेहतर हैं, वो किताबें स्कूल्स में इंप्लीमेंट होनी स्टार्ट हुई। ठीक है, पेरेंट्स ने वो किताबें देखी, पेरेंट्स को भी ये महसूस हुआ, देखिए इट इज ऑल अबाउट नीड। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई। शुरुआत में पेरेंट्स ने बड़ा इंकरेज किया, पेरेंट्स इस बात को बड़ा अप्रिशिएट करते थे कि आप फलां स्कूल में किताबें बहुत अच्छी लगी हैं, वहां कंप्यूटर भी पढ़ाया जाता है, वहां जनरल नॉलेज भी पढ़ाई जाती है, वहां मॉरल साइंस की किताब भी है, वहां बच्चे ये भी करते हैं, वहां बच्चे वो भी करते हैं। तो वो जो कंपटीशन था उसने ये प्राइवेट पब्लिकेशंस को जनरेट किया है। अब इसके बाद क्या हुआ कि समाज में कुछ और तब्दीलियां आई। कभी भी चेंजेस जो हैं वो एकदम से नहीं आते हैं, धीरे धीरे आते हैं। समाज में कुछ और तब्दीलियां आई, जैसे कि पहले जॉइंट फैमिलीज होती थी, फिर धीरे धीरे न्यूक्लियर फैमिलीज होनी स्टार्ट हुई। पहले ज़्यादातर सिर्फ मेल ही काम करते थे, अब घर में मेल और फीमेल दोनों वर्किंग क्लास में आने स्टार्ट हुए। ठीक है, दूसरी बात,
पेरेंट्स का आपस में भी एक कंपटीशन बढ़ना स्टार्ट हुआ। लोगों को ये लगा कि जल्दी स्कूल भेजने से बच्चे जल्दी तैयार होंगे। आपने नोटिस किया होगा आज से कुछ साल पहले, 15-20 साल 25 साल पहले वाली जो जनरेशन है, वो हम आज खुद कहते हैं कि जो आज का बच्चा है वो तब के बच्चे से ज्यादा तेज था। आज का बच्चा ज्यादा तेज है उस जमाने के बच्चों के हिसाब से, सभी लोग आमतौर पर ये बात कहते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ कि पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस और उनकी ज़रूरतें बढ़ी अपने बच्चों को लेके, क्योंकि वो कंपटीशन बढ़ रहा था। ठीक है, और एज ए सर्विस प्रोवाइडर प्राइवेट स्कूल्स ने उस नीड को उन्होंने असर्टन किया, और नए किस्म के जो स्कूल्स हैं वो कौन से स्कूल आ गए? नर्सरी स्कूल्स। ये दोनों जगह पे यहाँ पे ये स्कूल आने स्टार्ट हुए, गवर्नमेंट में ये स्टार्ट नहीं हुए। ठीक है, अब गवर्नमेंट में तो बच्चा 5.5 साल में जा रहा था, और प्राइवेट स्कूल में बच्चा जो है वो 2.5 और 3 साल के आसपास की जो एज है उसमें वो प्राइवेट स्कूल में जा रहा था। नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी 3 साल ये बच्चा जो है ज्यादा रहा गवर्नमेंट स्कूल्स के मुकाबले प्राइवेट स्कूल्स के अंदर। ठीक है, और नर्सरी क्लास में चूंकि पेरेंट्स अभी भी बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं, जब क्लास में कोई काम ना दिया जाए, कॉपी के ऊपर कुछ काम ना हो, तो वो स्कूल के प्रिंसिपल को फोन करके बोलते हैं कि सर आज मैडम ने कुछ पढ़ाया नहीं। स्कूल्स ने नर्सरी क्लास में बच्चों को अल्फाबेट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो इंट्रोड्यूस किया। एलकेजी तक का जो बच्चा है वो तैयार किया गया वर्ड्स के लिए। यूकेजी क्लास में आते आते बच्चों को सेंटेंस रीडिंग तक और सेंटेंस बनाने तक तैयार किया गया। अब जब ये बच्चा फर्स्ट क्लास में गया, इसको सेंटेंस बनाना ऑलरेडी आता है। ठीक है, और जो किताबें एनसीईआरटी की या फिर गवर्नमेंट की हैं वो फर्स्ट क्लास से स्टार्ट हो रही हैं, तो वहां से उनका जो करिकुलम है वो फर्स्ट क्लास से स्टार्ट हो रहा है, और प्राइवेट स्कूल्स जो हैं वो नर्सरी से स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्या पेरेंट्स रेडी हैं कि वो दोबारा से 3 साल पीछे अपने बच्चों को लेके आने को तैयार हैं? अगर रेडी हैं तो बहुत बढ़िया। हम वेस्टर्न सिस्टम तो अडॉप्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन क्या हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं? अगर हम तैयार हैं, स्कूल्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है ये सर्विस प्रोवाइड करने में, लेकिन उसके लिए स्कूल्स को भी और पेरेंट्स को भी तैयार होना पड़ेगा इस सिस्टम से चलने के लिए। अगर गवर्नमेंट ये कहती है, देखिए अल्टीमेटली माननी तो गवर्नमेंट की ही है, लेकिन एटलीस्ट जो सर्विस प्रोवाइडर है उसकी बात को एक बारी सुनना भी चाहिए। ठीक है, उसके बाद डिस्कशन के बाद अगर लगता है कि नहीं बुक्स नहीं होनी चाहिए तो बिल्कुल ठीक है, स्कूल बुक्स नहीं लगाएंगे, लेकिन उसके लिए टाइम मिलना चाहिए। अगर आप अब्रप्टली एक रातों रात कोई चेंज करने की कोशिश करें तो वो चीजें कोलैप्स हो जाती हैं। तो ट्रांजिशन जो है दैट हैज टू बी वेरी स्मूथ, धीरे धीरे करके वो चीजें जो हैं वो इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता करके इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। पेरेंट्स धीरे धीरे अपनी एक्सपेक्टेशंस कम करें, और प्राइवेट स्कूल जो हैं वो भी पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से अपने आप को चेंज करें, तो फिर ये मसले जो हैं वो धीरे धीरे खत्म हो सकते हैं। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, गाली गलौज करना, गलत लैंग्वेज यूज करना कोई सोल्यूशन नहीं है। मिल बैठ के अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में डिस्कशन करके एक स्ट्रेटजी बनाना, ये कारगर और एक पॉजिटिव अप्रोच है। और इस अप्रोच के लिए पेरेंट्स को भी तैयार होना पड़ेगा, स्कूल्स को भी तैयार होना पड़ेगा, सो दैट जब टीचर विदाउट बुक्स बच्चों के साथ डील करे तो वो टीचर को भी क्लैरिटी हो कि मैंने बच्चे को किस लेवल तक तैयार करना है, किस चीज के लिए तैयार करना है, क्या आउटपुट लेना है, और वो पेरेंट्स भी उतने ही आउटपुट में सेटिस्फाई रहें कि ये फिर ये ना बोलें कि आज ये रिटर्न वर्क नहीं करवाया, ये किताब ही नहीं है, पढ़ क्या रहे हैं। ऐसी बातें फिर पेरेंट्स की तरफ से भी नहीं आनी चाहिए। तो इसलिए ये इतना छोटा मसला नहीं है, ये किताबों का जो मसला है ये एक बहुत ही बड़ा मसला है, और इसको एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ सभी को कॉन्फिडेंस में लेके, पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस में लेके, सभी को एडुकेट करके, ट्रेन करके, टीचिंग स्टाफ को ट्रेन करके फिर आगे बढ़ेंगे तो फिर हमें सक्सेस मिल सकती है। ठीक है, अगर पेरेंट्स को आज की डेट में प्राइवेट पब्लिकेशन से दिक्कत है, स्कूल एक सर्विस प्रोवाइडर है,
स्कूल ने सेटिस्फाई किसको करना है? स्कूल ने सेटिस्फाई करना है पेरेंट्स को। पेरेंट्स अपनी जो डिमांड्स हैं उसको थोड़ा सा कम करें। पेरेंट्स अपनी डिमांड्स को कम करें। अगर पेरेंट्स अपनी डिमांड्स को कम करेंगे, स्कूल्स भी अपने उस रिसर्च को थोड़ा सा कम कर देंगे। एलिगेशन ही है ना, एलिगेशन ही तो है, ठीक है। तो अगर प्राइवेट पब्लिकेशंस बुरी हैं, खराब हैं, गवर्नमेंट बैन कर दे, प्राइवेट पब्लिकेशंस की प्रिंटिंग को ही बंद कर दे, ठीक है। लेकिन अगर जेन्युइनली कोई सोल्यूशन देखना है, क्योंकि देखिए ये हम भी समझते हैं कि अगर कहीं पे कोई एरर है, कोई लूप होल है, तो उसको पूरी तरीके से खत्म करना चाहिए है। अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसको ठीक किया जाना चाहिए तो वो जरूर ठीक की जानी चाहिए, जैसे यूनिफॉर्म के केस में मैंने आपको पहले बताया। इसी तरीके से अगर बुक्स को लेके वाकई में कोई ऐसी परेशानी है कि प्राइवेट पब्लिकेशन से दो दिक्कतें हो सकती हैं, या तो प्राइवेट पब्लिकेशन के कंटेंट से दिक्कत है या फिर प्राइवेट पब्लिकेशन की कॉस्ट से दिक्कत है। अगर तो कंटेंट से दिक्कत है तो सारे पेरेंट्स जो हैं वो स्कूल्स को राइटिंग में दे दें कि हमें प्राइवेट पब्लिकेशन की किताब नहीं पढ़ानी है क्योंकि इसके कंटेंट में प्रॉब्लम है, जो उसमें मटेरियल है उस मटेरियल से हमें दिक्कत है, ठीक है। तो लेकिन अगर उसकी कॉस्ट से दिक्कत है तो गवर्नमेंट, जैसे गवर्नमेंट ने स्कूल्स की फीस के ऊपर कैपिंग लगाई, गवर्नमेंट बुक्स की कॉस्ट के ऊपर भी कैपिंग लगा सकती है कि एक स्कूल एक बच्चे को जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा है या जितना भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है उसकी इस कॉस्ट से ज्यादा कॉस्ट नहीं होनी चाहिए। कोई भी कॉस्ट, मैं अमाउंट नहीं कोट करूंगा, कोई भी कॉस्ट जो गवर्नमेंट देश के जो टॉप क्लास पब्लिकेशंस हैं 15 20 30 जितनी जबरदस्त पब्लिकेशंस हैं, अपनी एक कमेटी बना सकती है। वो कमेटी बना के उन किताबों के ऊपर पूरी रिसर्च करे, उसका कंटेंट को एनसीईआरटी के कंटेंट के साथ कंपैरिजन करे, देखे कि क्या वो कंटेंट में कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर नहीं है तो उन गवर्नमेंट किसी भी समय स्कूल्स के लिए ये ऑर्डर निकाल सकती है कि आप अगर प्राइवेट पब्लिकेशन लगाते हैं तो आपकी टोटल कॉस्टिंग जो सारी बुक्स की मिला के इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अपने आप ही सारे एलिगेशंस खत्म। लेकिन ये जो लोग हैं जिनको इसके किसी सोल्यूशन के ऊपर इनके पास कोई बात नहीं है, इन्होंने किसी सोल्यूशन के ऊपर बात नहीं करनी है, इन्होंने सिर्फ प्राइवेट स्कूल चोर हैं, प्राइवेट स्कूल चोर हैं। भाई आपको प्राइवेट स्कूल की कंट्रीब्यूशन के बारे में इतनी सी भी नॉलेज नहीं है, इतनी सी भी नॉलेज नहीं है, आपको पता ही नहीं है प्राइवेट स्कूल्स ने आपके लिए क्या किया है, ठीक है। आज की डेट में ये कोविड-19 की प्रॉब्लम चल रही है, मैं फेसबुक के ऊपर बहुत सारे कमेंट्स देखता हूं, कई लोग लिखते हैं कि ये जो ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं ये सिर्फ फीस कलेक्शन के लिए है। ये आप लोगों के ये महान हैं जो लोग जो ऐसे सोचते हैं, ठीक है। एक जो स्कूल के जो प्रिंसिपल है या स्कूल के जो टीचर्स हैं वो अपने बच्चों के साथ, स्कूल के बच्चों के साथ इतने इमोशनली अटैच होते हैं, आप लोगों को उन इमोशंस की ना कदर है ना आपको पता है कि वो इमोशंस है क्या, आप बिल्कुल इसके बारे में जानते ही नहीं है, ठीक है। जब एक बच्चे को हम पढ़ाते हैं, तैयार करते हैं ना, तो जब उसकी सक्सेस होती है ना, वो कहीं कहीं पहुंचता है, कुछ बनता है ना वो जिंदगी के अंदर, तो जितनी खुशी हम ऑन करते हैं ना उतनी कोई भी नहीं करता है, ठीक है। लेकिन ये बातें आपको समझाने का फायदा नहीं है क्योंकि आप लोगों को ये बातें समझ में आनी है नहीं, ठीक है। तो मैं अपने इमोशंस अपने तक ही रखूंगा, हम अपना काम जो है वो बढ़िया तरीके से करते रहेंगे। बच्चे हमारे लिए सब कुछ है, हमने उनके लिए जीवन दिया है, हमने उनके लिए ही काम करते रहना है, ठीक है। लेकिन अगर वाकई में समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो सोसाइटी के लिए कुछ बढ़िया काम करना चाहते हैं और अगर वो कुछ कमियों को नोटिस करते हैं तो उनके सॉल्यूशंस लेके आएं, उन सॉल्यूशंस के ऊपर काम करें, स्कूल्स के साथ बैठें। स्कूल्स की अपनी भी एसोसिएशंस हैं, वो एसोसिएशन या स्कूल के पेरेंट्स डायरेक्टली अपना स्कूल की मैनेजमेंट के साथ बैठें और आइडियाज दें कि हम इस तरीके से कंस्ट्रक्टिवली बढ़िया तरीके से चल सकते हैं, तो ये प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस जो है वो मिल सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से सिर्फ ये बदनामी करने के लिए सारा जो स्वांग रचा जा रहा है ये बहुत गलत बात है। पूरी तरह से डिस्करेज हो जाते हैं टीचर्स जब उनके एफर्ट्स को जब कोई एक्नॉलेज नहीं करता है, ठीक है। ये जो ऑनलाइन क्लासेस ली जा रही हैं, मैं आपको एक बात बता दूं कि ये ऑनलाइन क्लासेस जो ली जा रही हैं, प्राइवेट स्कूल के टीचर्स और मैनेजमेंट
ऑनलाइन टीचिंग के लिए ट्रेंड नहीं है, लेकिन हमने ये तरीके पिछले कुछ दिनों में सीखे, अडॉप्ट किए, रिसर्च की कि कैसे हम अपने बच्चों तक पहुंचे, क्या करें। उसमें हो सकता है बहुत सारी कमियां हो, क्योंकि इंटरनेट का प्रॉब्लम है, हो सकता है मटेरियल कभी ज्यादा चले गया, क्योंकि हमें अभी हम भी उस तरीके से तैयार नहीं है। लेकिन अब हम धीरे धीरे हम भी सीख रहे हैं, समझ रहे हैं कि कितना मटेरियल भेजेंगे तो बच्चे को समझ आएगा, किस तरीके का मैसेज भेजेंगे तो बच्चे को समझ में आएगा, क्या प्लेटफॉर्म हम यूज करेंगे तो बच्चे को समझ में आएगा, किस तरीके से पढ़ाई को आसान करें। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, अगर प्राइवेट स्कूलों ने ये ऑनलाइन क्लासेस नहीं स्टार्ट की होती ना, तो यही लोग हैं जिन्होंने ये कहना था कि प्राइवेट स्कूलों को बच्चों की कोई फिक्र नहीं है, 2-2 महीने हो गए बच्चे घर में बैठे हुए हैं, और ये प्राइवेट स्कूल वाले जो हैं इन्होंने बच्चों के लिए आज तक कुछ नहीं किया है। तो इसलिए जरूर सोचें कि जब आप एलिगेशन लगाते हैं तो उसका सोसाइटी के ऊपर क्या इंपैक्ट है। जो बच्चा जिसके सामने आप दिन रात खड़े होकर ये कहते हैं कि प्राइवेट स्कूल चोर है, प्राइवेट स्कूल चोर है, आप उस बच्चे को कैसे, किस तरीके से आप दोबारा स्कूल भेजेंगे। ठीक है, स्कूल सिर्फ किताबों का नाम नहीं है, स्कूल के अंदर कई किस्म की ऐसी एक्टिविटीज करवाई जाती हैं सुबह से लेकर शाम तक। जब एक बच्चा स्कूल के अंदर एंटर करता है, छोटी सी क्लास का बच्चा है, 3rd का, 4th का, नर्सरी का बच्चा है, बच्चे का पहला दिन है, उसको स्कूल में कैसे फॉर्मल टीचिंग के साथ कैसे इंट्रोड्यूस कराना है, वहां तक की तैयारी की जाती है। छोटे छोटे बच्चे जो नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी के हैं, उनको टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है कि वॉशरूम कैसे जाना है। ठीक है, 6 घंटे के लिए जब बच्चा हमारे पास होता है, सिर्फ किताबें ही नहीं है, इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो जिसमें बच्चों के साथ हम कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, ग्रैंड पेरेंट्स डे मनाते हैं, पेरेंट्स डे मनाते हैं, मदर डे मनाते हैं, फादर डे मनाते हैं, अपनी संस्कृति के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं, सेकुलर बनाते हैं, बच्चे को दिवाली, दशहरा, गुरुपुरब, ईद सब कैसे सेलिब्रेट करना है ये सिखाते हैं। भूल गए सब, कोई वैल्यूज याद नहीं किसी को। हाँ, सिर्फ ये याद आ रहा फीस फीस फीस, उसके अलावा और कोई चीज याद नहीं आ रही। स्कूल किस तरीके से आपके बच्चों को 12th के एग्जाम हो जाते हैं, काउंसलिंग करवाते हैं। ठीक है, किस तरीके से, मैं खुद पर्सनली, मैं अपने एग्जाम्पल से बता रहा हूं, मैं भी क्लास में बच्चों को खुद पढ़ाता हूं। मुझे कितनी दफा बच्चे जो हैं वो मैसेज करके अपने डाउट्स पूछते हैं। हमने कभी नहीं कहा हम अपनी फैमिली के साथ बैठे हैं, हम उसी समय इमीडिएटली जो भी काम कर रहे हैं, अपना घर में एंजॉय कर रहे हैं, अपने बच्चों के साथ बैठे हुए हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, सब काम छोड़ के उसी समय बच्चों को रिस्पॉन्स देते हैं। नहीं नहीं ऐसे नहीं बेटा, ये ऐसे था, आपने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा आपने आंसर लिख के भेजा है, इसमें थोड़ा सा और इंप्रूव करें। तो जिन लोगों को एजुकेशन का इतना सा भी ज्ञान नहीं है, प्लीज इस एजुकेशन सेक्टर को बख्श दें। ये आप लोगों के बस की बात नहीं है, आपको पता नहीं है इसमें क्या है क्या नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ एक तरफा चीजें नजर आती हैं। कृपया ध्यान से सोचें। अगर इसके बावजूद भी किसी को मेरी बातें हर्ट की हों तो मैं आपसे हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूं। थैंक यू सो मच।